नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज सारी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। 15 अगस्त की छुट्टी भी ख़त्म हो गई है, सावन भी निकल गया है। अब हम कर लेते हैं पढ़ाई। तो आगे बढ़ने से पहले जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, तो हमें जो फ्लो है वो बना रहेगा ठीक से। तो अभी तक हमने जो चैप्टर क्लियर किए हुए हैं उसमें अभी तक हम पढ़ रहे थे उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। मतलब उपभोक्ता के व्यवहार के जो जो सिद्धांत हैं वो सारे हमने लगभग पढ़ लिए हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। तो वो भी समझेंगे कौन सा रह गया है और कौन सा हमने कंप्लीट कर लिया है, तो सभी पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता क्या होता है? हर व्यक्ति एक उपभोक्ता होता है। मैं भी एक उपभोक्ता हूँ, आप भी एक उपभोक्ता हैं। मतलब संसार का प्रत्येक व्यक्ति एक उपभोक्ता होता है। वह किसी न किसी वस्तु के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है, भले ही वह किसी वस्तु का निर्माण करता हो। जैसे कि कोई कार बनाने वाली कंपनी है तो वह सिर्फ कार का निर्माण करती है, उसकी बाकी जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए वह दूसरे उत्पादकों पर निर्भर रहता है। मतलब अपनी बाकी की आवश्यकताओं की जो पूर्ति करता है वह दूसरी वस्तुओं से करता है, तो वह क्या होता है? एक उपभोक्ता होता है। तो उपभोक्ता की यदि आसान सी परिभाषा हम लें तो जो अंतिम रूप से वस्तुओं का उपभोग करता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। क्या होता है? जो अंतिम रूप से वस्तुओं का उपभोग करता है वह उपभोक्ता होता है। इसके बाद उपभोक्ता वस्तुओं को क्रय क्यों करता है, खरीदता क्यों है? क्योंकि उससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, उससे उसकी उपयोगिता रहती है। तो उपयोगिता का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता वस्तु का वह गुण होता है जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने की शक्ति रखता है। मतलब कि मनुष्य की यदि कोई भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति किसी वस्तु के द्वारा हो रही है तो वह उस वस्तु का गुण है। तो उपयोगिता क्या है? वस्तु का वह गुण जो आवश्यकता की पूर्ति करने की शक्ति रखता है। ये हो गया, मतलब उपभोक्ता समझ में आ गया हमें। उसके बाद उपयोगिता समझ में आ गई कि उपयोगिता क्या होती है। तो उपयोगिता का जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उपयोगिता के अंतर्गत हमने ये पढ़ा हुआ है कि उपयोगिता क्या होती है? वस्तु का वह गुण होती है जो आवश्यकता की पूर्ति करती है। इसके बाद हमने समझा उपयोगिता को मापने की विधियां। अब उसके अंतर्गत हमने दो विधियां पढ़ी हुई हैं, एक तो गणनावाचक विधि, दूसरी क्रमवाचक विधि। तो दोनों विधियों पर आज हम चर्चा करेंगे और उपभोक्ता के जो व्यवहार के सिद्धांत हैं वो इन्हीं विधियों के अंतर्गत आते हैं कि उपभोक्ता किस प्रकार से व्यवहार करता है बाजार में, वो आज हम समझने वाले हैं। वैसे तो सब हम पढ़ चुके हैं, आज केवल रिवीजन कर रहे हैं। तो इस रिवीजन के अंतर्गत हम ये समझ लेंगे कि कौन सा चैप्टर कहाँ से जुड़ा हुआ है, कौन से चैप्टर से निकल के आता है। अब सबसे पहले दो जो रीतियां हैं, एक गणनावाचक रीति यानी गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा दृष्टिकोण है क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण कौन सा होता है? जो संख्याओं पर डिपेंड है। मतलब कि गणित की जो संख्याएं हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत, इन संख्याओं पर डिपेंड है। इनके द्वारा हम उपयोगिता को प्रदर्शित कर सकते हैं जिससे उसकी तुलना करना भी संभव है। अब क्रमवाचक दृष्टिकोण क्या है? क्रमवाचक में हम उसकी गणना नहीं कर सकते, केवल उसका क्रम निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि प्रथम द्वितीय तृतीय, इस प्रकार से। अब समझ लेते हैं आगे। गणनावाचक जो दृष्टिकोण है इसको समर्थन करते थे मार्शल, और इन्होंने क्या कर दिया? उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर दिया। संख्यात्मक रूप में किस प्रकार से व्यक्त किया है हमने ये पढ़ा हुआ है। उपयोगिता हमने निकाल के देखा है किस प्रकार से। जैसे पहली वस्तु का उपभोग करता है तो उसे हम ये मान के चलें 24 यूटिल की उपयोगिता मिलती है। दूसरी इकाई का उपभोग करता है तो और कम उपयोगिता मिलेगी। कितनी कम हो जाएगी? हम ये मान लेते हैं 21 की उपयोगिता मिलती है। उसके बाद तीसरी इकाई का उपभोग करता है तो और ये हो जाएगी कम, 17 की। उसके बाद चौथी इकाई का करेगा तो फिर से 12 की। तो इस प्रकार से उपयोगिता जो होती है वह घटती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि जो इकाइयां रहती है उन पर वह शून्य हो जाती है। उससे आगे यदि हम उपभोग करते हैं किसी इकाई का तो फिर माइनस में पहुंच जाती है। ये उपयोगिता हमने पढ़ी हुई है। उपयोगिता के अंतर्गत हमने उपयोगिता के दो प्रकार पढ़े हुए हैं, एक कुल उपयोगिता और दूसरी सीमांत उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता क्या होती है? जिस भी वस्तु का हम उपभोग करते हैं उस वस्तु की कुल इकाइयों के द्वारा जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसको कुल उपयोगिता कहते हैं।
मतलब जितनी भी हमने इकाइयों का उपभोग किया है किसी वस्तु की, उन सभी इकाइयों से मिलाकर जो उपयोगिता मिलती है उसको कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे हमने ये उदाहरण लिया, पहली इकाई का उपभोग किया, 24 की उपयोगिता हमें प्राप्त हुई। इसके बाद दूसरी इकाई का लिया उदाहरण, तो ये कितनी कम हो गई, तो ये कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई फिर 27। इसके बाद इसमें 4 और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 31। इसके बाद इसमें कितनी कम हो गई है 5, तो ये कितनी हो जाएगी 36। मतलब ये जुड़ती जाती है। मतलब ये समझ सकते हम कि एक इकाई से 24 हुई, दूसरी इकाई से 27, तीसरी इकाई से 31, चौथी इकाई से 36। तो जो निकल के आ रही है ये क्या है, कुल उपयोगिता है। एक इकाई से 24 मिल रही है, 2 इकाइयों से 27 मिल रही है, 3 इकाइयों से 31 और 4 इकाइयों से 36। तो ये जो हम उपयोगिता का योग करते हैं, प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को जब हम जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं कुल उपयोगिता। उसके बाद सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, एक इकाई का उपभोग करने से जो उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब जैसे कुल उपयोगिता की जो उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग करने के बाद हमें कुल उपयोगिता मिली है, उसमें से अगली वाली जो इकाई है उससे जो मिलने वाली कुल उपयोगिता है, उसके पिछली वाली इकाई की जो कुल उपयोगिता रहती है उसमें से माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगी सीमांत उपयोगिता। जैसे ये दूसरी इकाई से देखिए कितनी मिल रही है 27। अब 27 में से इसकी पहले वाली इकाई कौन सी है, पहली इकाई, इसमें से हम इससे कितनी मिल रही है 24। ये 24 घटा देंगे तो कितनी निकल के आ जाएगी 3। तो ये क्या है, जो 3 निकल के आई है ये है सीमांत उपयोगिता। तो ये क्या कर रहे हैं, हम गणनावाचक दृष्टिकोण में देख रहे हैं। गणनावाचक में मतलब कि इसे हम संख्याओं में व्यक्त कर रहे हैं। गणनावाचक दृष्टिकोण का समर्थन करते थे कौन, मार्शल। तो मार्शल ये कहते थे कि जो उपयोगिता है उसे हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं और मुद्रा रूपी पैमाने से उसकी माप कर सकते हैं। किससे माप कर सकते हैं, इससे गणनावाचक में मुद्रा रूपी पैमाने से इसकी माप संभव है। तो जो मुद्रा रूपी पैमाना है, इसके लिए एक उदाहरण भी समझा था हमने किस प्रकार से, कि यदि एक उपभोक्ता पुस्तक के लिए 50 रुपये देने के लिए तैयार है तो उसे 50 रुपये के बराबर उपयोगिता मिल रही है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको संख्यात्मक रूप दे दिया, जबकि ये संभव नहीं है। ये हम आगे चर्चा करेंगे। अभी समझ लें कि गणनावाचक दृष्टिकोण में हमने क्या क्या समझा हुआ है। इसके बाद हमने पढ़ा क्या, कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता के बाद फिर हमने पढ़ा हुआ है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे उपयोगिता ह्रास नियम भी कहते हैं। तो इस नियम के अंतर्गत क्या पढ़ा, इस नियम में हमने ये पढ़ा था कि जो कुल उपयोगिता होती है या फिर कुल उपयोगिता होती है, सीमांत उपयोगिता, दोनों तो एक ही हैं, मतलब एक दूसरे से निकलती हैं, जो हमने समझ लिया। लेकिन नियम के अंतर्गत यदि हम देखें तो क्या करते हैं, जैसे कि हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते हैं, मतलब कि इकाइयां जब जैसे एक इकाई का उपभोग कर लिया, उसके बाद दूसरी इकाई का उपभोग किया, उसके बाद तीसरी इकाई का उपभोग करेंगे, तो जो सीमांत उपयोगिता होती है वह क्या हो जाती है, कम होती जाती है। किस प्रकार से कम हो जाती है, अब यहाँ देखिए, जैसे ये हमने उदाहरण लिया, यहाँ पर पहली इकाई पर उसे 24 मिली, ये हम डायरेक्ट अभी सीमांत उपयोगिता ले रहे हैं। तो उसके बाद कितनी मिली 27, तो कितनी इकाइयाँ कम हो गई 3। इसके बाद फिर कितनी मिली है, ये 24 मिली, 24 के बाद 21, तो 3 इकाइयाँ कम हुई। और इसके बाद फिर 17, इसके बाद कितनी इकाइयाँ कम हुई 4, इसके बाद फिर 5। तो ये क्या होती है, जो घट रही है, कम होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि ये शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे एक आसान सा उदाहरण हम ले लें यहाँ पर, इस प्रकार से ये मान के चलें, पहली इकाई से मिल रही हमें 12 उपयोगिता, उसके बाद दूसरी इकाई से करके देखें, दूसरी इकाई का उपभोग किया, उसके बाद मिलती है हमें 8, फिर तीसरी इकाई से किया, उसके बाद मिली हमें 5, चौथी इकाई से मिली 2, और पांचवी इकाई से ये मान लेते हैं कि 0 उपयोगिता मिली। और इसके बाद यदि हम और फिर से उपभोग करते हैं छठी इकाई का, तो ये क्या हो जाएगी, फिर माइनस हो जाएगी। तो ये तो हमारी सीमांत उपयोगिता निकल के आ गई। अब इससे यदि हम कुल उपयोगिता निकालें, ये समझ लें सीमांत उपयोगिता हुई, और इससे
कुल उपयोगिता ज्ञात करें तो किस प्रकार से निकालेंगे, इसको योग कर देंगे। तो कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता का योग होती है। तो ये कितना हो जाएगा, पहला तो होगा 12, दूसरा हो जाएगा 20, तीसरा हो जाएगा 25, चौथा हो जाएगा 27, ये भी हो जाएगा 27, और ये फिर ये माइनस में पहुंच जाएगी यहाँ पर। तो इसको माइनस यदि 2 कर लें हम तो कितना हो जाएगा फिर 25। तो ये कुल उपयोगिता क्या होती है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उस समय सीमांत उपयोगिता 0 होती है, और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो उसके बाद सीमांत उपयोगिता माइनस में पहुंच जाती है। ये इसके हमने संबंध पढ़े हुए थे। 3 संबंध थे। किस प्रकार से संबंध थे, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है उस समय सीमांत उपयोगिता घटती है, ये पहला संबंध था। दूसरा संबंध, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उस समय सीमांत उपयोगिता 0 होती है, और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है उसके बाद जो सीमांत उपयोगिता रहती है वह नेगेटिव हो जाती है, माइनस में हो जाती है। ये 3 संबंध पड़े। इसके बाद उपयोगिता ह्रास नियम जो था वो इसी को क्या करता है, इसी की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है, सीमांत उपयोगिता की, कि जो सीमांत उपयोगिता होती है वह उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के बाद घटती जाती है। बस यही उसमें दिखाया था। तो इसमें कुछ नहीं था। इसके बाद इसमें एक वस्तु और 2 वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन पर बात की थी। तो उपभोक्ता के संतुलन के संबंध में क्या था उपयोगिता ह्रास नियम में, यदि एक वस्तु का उपभोग करता है तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होगा, जब सीमांत उपयोगिता मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होगी उस वस्तु की कीमत के। यानी वस्तु हमने x ली है तो x वस्तु की कुल सीमांत उपयोगिता और x वस्तु की कीमत दोनों बराबर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ये संतुलन की स्थिति में हो जाएगा। और दूसरी स्थिति क्या पड़ी हुई थी कि मार्जिनल यूटिलिटी, यदि 2 वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, जैसे एक वस्तु x है और दूसरी वस्तु y है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। तो ये 2 सिचुएशन थी, 2 स्थितियां थी जो हमने उपभोक्ता के संतुलन में देखी थी, किसमें, उपयोगिता ह्रास नियम में। इसके बाद पढ़ा हमने सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो ये सम सीमांत उपयोगिता नियम है, ये उपभोक्ता के संतुलन की ही व्याख्या के लिए बनाया गया है, और इसमें उपभोक्ता के संतुलन की ही व्याख्या की जाती है। तो इसमें हमने डायरेक्ट सबसे पहले तो ये समझा था कि सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या देखते हैं, इसमें उपभोक्ता के संतुलन को देखते हैं। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम मतलब कि सम सीमांत मतलब कि दोनों जो सीमांत उपयोगिताएं हैं वो समान होनी चाहिए। यदि उपभोक्ता 2 वस्तुओं का उपभोग कर रहा है तो दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कैसी हो, समान हो। मतलब कि यदि वस्तु x है और वस्तु y है तो दोनों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लेकिन किसकी होनी चाहिए, जो मुद्रा की अंतिम इकाइयां इस पर व्यय की गई हैं। मुद्रा की अंतिम इकाइयां मतलब कि हमने एक उदाहरण लिया था कि हम एक वस्तु ले लेते हैं, 2 वस्तु ले ली जैसे कि x और y, और 10 रुपये हमने सीमित आय ले ली। अब सीमित आय को हम दोनों वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करेंगे, जैसे कि 6 रुपये हमने इस पर खर्च किए और 4 रुपये y पर खर्च किए। अब इसमें 6 इकाइयाँ हुई, इसमें 4, किस प्रकार से, यदि इन्हें हम विभाजन करेंगे इनका तो किस प्रकार से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इकाइयाँ इसमें हुई, और इसमें कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4, ये 4 इकाइयाँ इसमें हो जाएंगी। अब अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी कि 6ठी इकाई से मिलने वाली मुद्रा की और 4थी इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है दोनों की कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। तो ये हमने किसके अंतर्गत पढ़ा है, ये सारा गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत। जो उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण है, मतलब कि उसे संख्यात्मक रूप में हम माप सकते हैं, उस दृष्टिकोण के अंतर्गत हमने ये दोनों नियम पढ़े हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर पढ़ा हमने तटस्थता वक्र। तो अब चलते हैं हम दूसरी जो उपयोगिता के मापन की रीति है, दूसरी क्या है, क्रमवाचक रीति। तो ये क्रमवाचक रीति क्या होती है,
इसमें हमने ये जाना था कि क्रमवाचक रीति के अंतर्गत हम उपयोगिता को माप नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? माप नहीं सकते। माप इसका संभव नहीं है, माप इसका संभव नहीं होता। केवल क्या कर सकते हैं? इसको हम केवल क्रम निर्धारित कर सकते हैं। क्रम किस प्रकार से? जैसे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये इस प्रकार से इसमें क्रम निर्धारित कर सकते हैं। अब इसको समर्थन कौन करते थे? इसको जो अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर एलन और हिक्स, ये दोनों इसका समर्थन करते थे। लेकिन इन्होंने समर्थन किया, उससे पहले भी एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था एजवर्थ। इन्होंने 1881 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मैथमेटिकल फिजिक्स। इसके अंतर्गत इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? तटस्थता रेखाओं का प्रयोग किया। और जो तटस्थता रेखाएं थीं, इन रेखाओं को एक वैज्ञानिक रूप किसने दिया? एलन और हिक्स ने, और इसको एक लोकप्रिय रीति बनाया। तो इस रीति के अंतर्गत हम जो उपयोगिता होती है उसे संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। क्या कहते हैं ये दोनों? ये जो मार्शल थे, इनका विरोध करते हुए इनकी जो रीति थी गणनावाचक रीति, इसमें इन्होंने दोष निकाला। किस प्रकार से? कि आपकी जो रीति है, एक तो आप सीमांत उपयोगिता ले रहे हैं, तो सीमांत उपयोगिता तो हम मानते हैं कि जो उपभोक्ता को प्राप्त होती है वह घटती हुई प्राप्त होती है, लेकिन जो उपयोगिता को आप संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर रहे हैं वो संभव नहीं है। जैसे कि आप स्वयं सोचिए, ये वास्तव में भी संभव नहीं होता। आपको जैसे भूख लगती है, आप भोजन करते हैं, तो आप पहली रोटी खाएंगे तो आपको संतुष्टि अधिक प्राप्त होगी, उसके बाद संतुष्टि कम प्राप्त होगी और तीसरी इकाई से और कम प्राप्त होगी। लेकिन आप उसे एक संख्या के रूप में नहीं बता सकते कि कितनी उपयोगिता मिली है, कि 10 उपयोगिता मिली, कि 20 उपयोगिता मिली, या फिर 50 उपयोगिता मिली। इस प्रकार से किसी भी संख्या में उसको व्यक्त नहीं कर सकते हम। तो ये इन्होंने दोष निकाला, और इसको किस में व्यक्त किया इन्होंने? तटस्थता रेखाओं के द्वारा। तटस्थता रेखाओं के द्वारा उन्हें व्यक्त किया, और ये कहा कि जो उपभोक्ता का प्राथमिकता का क्रम रहता है, कि उपभोक्ता किसको प्राथमिकता देता है, उसे हम सही मान सकते हैं, इसे संख्यात्मक रूप में सही नहीं मान सकते। तो तटस्थता रेखाएं ये समझी हमने, और इसके अंतर्गत हमने क्या समझा कि जो तटस्थता वक्र होता है वो किस प्रकार से बनता है। तटस्थता वक्र का हमने इस प्रकार से ये ग्राफ बनाया था। ये ग्राफ होता है किसका? तटस्थता वक्र का। अब तटस्थता वक्र के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया कि जब उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करता है तो वह जो संयोग चुनता है, जिस संयोग को वह प्राथमिकता देता है, उसे हम मान सकते हैं कि उपभोक्ता संतुष्टि के स्तर को चुनाव कर रहा है या उसको प्राथमिकता दे रहा है। अब जो तटस्थता वक्र होते हैं ये क्या होते हैं? दो या दो से अधिक वस्तुओं के समान संतुष्टि वाले संयोगों को लेकर बनाए जाते हैं। तो तटस्थता वक्र की परिभाषा हमने क्या ली थी कि तटस्थता वक्र दो या दो से अधिक वस्तुओं के संयोगों को व्यक्त करता है जो कि विनिमय योग्य होते हैं और उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। इसके बाद इनमें से यदि उपभोक्ता किसी एक वक्र का चुनाव करता है तो बाकी के प्रति वह तटस्थ रहता है या उदासीन रहता है, जिस कारण से इसे तटस्थता वक्र कहते हैं, या फिर हम उदासीनता वक्र भी कहते हैं। इसके बाद एक नाम और था अनादिमान वक्र। तो किसको प्राथमिकता देता है उस पर इन्होंने गौर किया है। अब किस प्रकार से, जैसे कि ये एक तटस्थता वक्र है हमने बनाया, इसमें हमने मान लिया कि दो वस्तुओं का वह चुनाव करता है और दो वस्तुओं के जो भी संयोग है वो एक तटस्थता वक्र पर बनते हैं और इन सभी संयोगों से उसे समान संतुष्टि मिलती है। जैसे कि एक संयोग ये बन के आया, एक ये बन गया यहीं पर, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब ये वस्तु हम यदि x मान लें और ये y मान लें, तो यदि इसको इकाइयों में हम व्यक्त कर दें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ये x वस्तु की इकाइयाँ हुई, ये y वस्तु की इकाइयाँ हुई। अब जितनी इकाइयों के से इसको संतुष्टि मिल रही है, जैसे कि इसको यदि हम आम माने और इसको केले माने, मतलब कि 6 केले 6 आम और 1 केले से भी उपभोक्ता को वही संतुष्टि मिलेगी जो उसे 5 आम और 5 केले और 1 आम से मिलेगी। समान संतुष्टि जितने भी वह संयोग बना ले, चाहे 4 आम 2 केले की बना ले,
चाहे एक आम 6 केले के बना ले, जितने भी संयोग बनेंगे उनसे एक तटस्थता वक्र बनेगा। तो इसके अलावा क्या पढ़ा, तटस्थता मानचित्र। अब तटस्थता मानचित्र क्या होता है, जब हम एक ही ग्राफ में कई सारे तटस्थता वक्र बना देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तटस्थता मानचित्र बोलते हैं। अब ये मानचित्र क्या प्रदर्शित करता है, अब ये देखिए यहाँ तो समान संतुष्टि वाले बिंदु हैं, तो समान संतुष्टि वाले बिंदुओं से एक उसका तटस्थता वक्र बन गया। इसके अलावा दो वस्तुओं के हम कई सारे संयोग बना सकते हैं। अब यही नहीं, यहाँ देखिए 3 और 3 का भी बन सकता है, 3 और 4 का भी बन सकता है, 4 और 2 का भी बन सकता है। तो इसके बाद यहाँ एक दूसरा तटस्थता वक्र बन जाएगा जिनसे कि उसे समान संतुष्टि मिलती हो। इसके बाद इस प्रकार से भी देख लेंगे 5 और 5 का, तो यहाँ एक और बन जाएगा। तो जितने भी तटस्थता वक्र बनेंगे सबकी जो संतुष्टि का स्तर है वो अलग अलग होता है। एक बात और ध्यान रखा जाता है यहाँ पर कि जो तटस्थता वक्र मूल बिंदु की तरफ बनता है उससे ये वाला, जैसे कि ये है, ये मूल बिंदु की तरफ है, तो इससे मिलने वाली संतुष्टि उसे कम होगी, मतलब उपयोगिता कम मिलेगी। और जो दाईं तरफ होगा उससे सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है, ये समझा। तो ये हो गए हमारे दो चीज, एक तो तटस्थता वक्र और तटस्थता मानचित्र, ये दो हो गए। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर, जिस प्रकार गणनावाचक दृष्टिकोण में हमने सीमांत उपयोगिता को समझा, ये जो सीमांत उपयोगिता है इसको समझा, इसी प्रकार ये क्रमवाचक रीति में आती है सीमांत प्रतिस्थापन दर, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहता है इसे इंग्लिश में जो बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जिस प्रकार से ये है सीमांत उपयोगिता, वही काम यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर करती है। अब ये दर होती क्या है, जैसे कि उपभोक्ता दो वस्तुओं का यदि उपभोग कर रहा है, ये हमने उदाहरण लिया था, ये दो वस्तुएं हुई, जैसे कि एक आम मान लेते हैं हम और दूसरा केला। अब ये दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है और उसकी आय सीमित है। आय कितनी मान लें हम, उसकी 10 रुपये है। अब इन 10 रुपये को वह किस प्रकार से दोनों वस्तुओं पर व्यय करेगा। अब मान के चलें, या तो वह कि यदि वह 10 रुपये चाहे तो पूरे केले पर खर्च कर सकता है, या फिर चाहे दूसरे संयोग पर ले, जैसे ए पहला संयोग हो गया और बी दूसरा संयोग बनाए, तो क्या कर सकता है कि 1 इकाई वह आम की ले सकता है और उसमें से फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे कि जो 10 रुपये है फिर केले की जो इकाइयां हैं उसे कम करना पड़ेगी। इसमें हमने रुपए का भी उदाहरण लिया था, मतलब आम की कीमत हम मान लेते हैं 2 रुपये प्रति इकाई और केले की 1 रुपये प्रति इकाई। मतलब क्या करेगा, जैसे 10 रुपये है, यदि केले पर पूरे 10 रुपये खर्च करेगा तो कितनी इकाइयां आएंगी, 10। और यदि अब मिलकर दोनों पर खर्च करना चाहे, किस प्रकार से, जैसे दूसरा संयोग फिर क्या बनाया, 1 इकाई आम की लेगा, मतलब कि 2 रुपये किस पर खर्च कर रहा है, आम पर। फिर कितने बचे, 10 में से 2 चले जाएंगे तो 8, फिर 8 इकाइयाँ किसकी ले लेगा, वह केले की। इसी प्रकार से घटाते जाएंगे, जैसे कि सी पर मान लेते हैं 2 इकाइयाँ ले लेता है आम की, और बाकी जितने रुपए बचेंगे फिर किस पर खर्च कर देगा, केले पर। किस प्रकार से, 2 रुपये प्रति आम के हिसाब से 2 आम का कितना हुआ, 4, फिर यहाँ पर कितना बचा, 6। और एक समय कैसा आएगा यहाँ पर कि पूरा वह आम पर खर्च कर सकता है और 0 कर देगा केले पर। तो 2 इकाइयों के ये क्या बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं। तो यहां देखिए 1 इकाई के लिए कितना त्याग कर रहा है, वह 2 इकाइयों का त्याग कर रहा है। तो उसकी सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, इसको व्यक्त करेंगे किस प्रकार से, 2:1, 2:1, जिसमें भी जितने भी कम कर रहा है, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर भी यही होगा, यहां पर भी यही होगा। यदि वह क्या करेगा, कम करता जाएगा, ये कम होता जाता है, जो अभी हमने समान निकाल लिया है। जैसे कि यहाँ यदि हम 4 इकाइयाँ कर दें तो फिर कितना निकल के आएगा, दूसरा निकल के आएगा। तो फिर ये भी रेशो क्या होता है, घटता हुआ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर। मतलब 1 इकाई की तुलना में दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयाँ त्याग करने के लिए उपभोक्ता तैयार है, उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। अब तटस्थता वक्र हो गया, तटस्थता मानचित्र हो गया, सीमांत प्रतिस्थापन दर हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा है बजट रेखा।
बजट रेखा क्या होती है? बजट रेखा भी सेम यही काम करती है। मतलब दो वस्तुओं को यदि उपभोक्ता उपभोग कर रहा है और अपनी आय को ध्यान में रखते हुए तथा वस्तु की कीमतों को ध्यान में रखते हुए वह किस किस संयोग को खरीद सकता है, उन सारे संयोगों को बजट रेखा व्यक्त करती है। किस प्रकार से? अब जैसे कि ये संयोग हमने बनाए हैं, इन संयोगों को यदि हम इस प्रकार से व्यक्त करें, बजट रेखा बनाए इनकी, तो किस प्रकार से? यहाँ मान लेते हैं ये आम हो गया और ये केले हो गए, ये केले का हो गया। अब यदि वह, जैसे हमने 10 रुपए का उदाहरण लिया, पूरे 10 रुपए आम पर खर्च कर दे तो 2 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से कितनी आएंगी? उसकी 5 इकाइयाँ आएंगी। 2 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से तो 1 2 3 4 5 ये मान लेते हैं 5 इकाइयाँ आ जाएंगी। और केले की कितनी आ जाएंगी? 1 रुपए प्रति इकाई हमने उसकी रेट लगाया है तो 10 आ जाएंगी। तो इसका कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10वां बिंदु और ये इसका 5वां, क्योंकि इसकी 5 इकाइयाँ आ रही हैं, इसकी 10। तो इसके बाद इस दोनों को हम मिला देंगे तो इसके बाद जितने भी संयोग हैं इसी बजट रेखा के अंतर्गत आएंगे। भले ही वह 4 आम 2 केले ले ले या फिर 3 आम 5 केले ले ले, कितने भी संयोग वह बनाए इसी प्रकार से फिर उसके जो संयोग है वह बन के आएंगे। लेकिन आएंगे किसके अंतर्गत? बजट रेखा के अंतर्गत। मतलब बजट रेखा जो उसकी होती है वह उससे आगे नहीं खरीद सकता, मतलब जितना उसकी आय है उससे अधिक नहीं खरीद पाएगा। अब इसी के आधार पर फिर हमने समझा क्या? उपभोक्ता का संतुलन। लास्ट में हमने क्या समझा था? उपभोक्ता का संतुलन। किसके द्वारा? ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है, तटस्थता वक्र के द्वारा उपभोक्ता संतुलन को समझाइए। तो उपभोक्ता संतुलन को समझाते समय सबसे अधिक हमें ध्यान इस बात पर देना है कि परीक्षा में कभी भी टेबल को लेके नहीं चलना है। यदि टेबल लेके आप चलोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे और आप सही उसका उत्तर नहीं दे पाओगे। यदि आपको तटस्थता वक्र के द्वारा उपभोक्ता का संतुलन दिखाना है तो आप केवल क्या करोगे? एक ग्राफ बनाओगे। किस प्रकार से? उस पर एक शो करोगे आप तटस्थता बजट रेखा, और बजट रेखा के ऊपर एक ग्राफ बनाओगे आप किसका? तटस्थता वक्र का। और इन दोनों को इस प्रकार से बनाना है कि ये एक बिंदु पर मिल रहे हों, क्योंकि जो उपभोक्ता के संतुलन की 3 शर्तें हैं उन्हें ध्यान रखना है। किस प्रकार से? कि एक तो तटस्थता वक्र और बजट रेखा दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हों, ये बना दिया स्पर्श करता। फिर दोनों का जो ढाल है वह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, और ये घटती हुई होना चाहिए। सीमांत प्रतिस्थापन दर इस पर लागू होना चाहिए, मतलब कि नीचे की ओर झुकता हुआ जरूर होना चाहिए। तो ये जो बिंदु निकल के आएगा ये होता है क्या? उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु। ठीक है, इतना हम दिखा देंगे ग्राफ के द्वारा, और एक पॉइंट इस प्रकार से बना देंगे जैसा कि ये जो मैच हो रहा है यहाँ पर, इसको हम कर देंगे एस या फिर टी, जो भी आपको नाम देना हो, यू या वी। जैसे हमने एस टी कर दिया। एस टी मतलब कि यहाँ आम की एस इकाइयाँ और केले की टी इकाइयाँ मिलाकर उपभोक्ता क्या हो रहा है? संतुलन की स्थिति में हो रहा है। तो ये सारा अब हम पढ़ चुके हैं, पीछे क्लियर कर चुके हैं। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद पढ़ना है अब हमें आगे जो रह गया है इसमें, किसमें? उपभोक्ता के व्यवहार में, वो रह गया है मांग का नियम। मांग के नियम भी जो होता है वह उपभोक्ता के व्यवहार को व्यक्त करता है। और ये जो मांग का नियम है ये डिपेंड है किस पर? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है ये आपको पढ़ना है, इसको याद रखना है। और सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत क्या क्या हमने पढ़ा इसमें हमें कमेंट करके बताना है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मांग का नियम, जो कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम व्यक्त करता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सीमांत उपयोगिता नियम और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम दोनों का प्रतिपादन एक ही व्यक्ति ने किया है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो किसने किया है कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मांग के नियम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।